Assalamu alaikum dear students. This is Dr. Zahid Nazir. Dear students, today we will discuss about the chapter number 4, the cell. Dear students, जब हम सेल की बात करते हैं और हमने डिस्कस किया था द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी में कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी लाइव्स हैं इस यूनिवर्स में, they are composed of cell, maybe unicellular, maybe multicellulars. तो इसलिए जब हम सेल की बात करते हैं और हम सेल को डेफिनेशन वाइज जब लिख रहे होते हैं तो हम जिक्र करते हैं कि सेल इज दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ life, or we can say that living organisms. जितनी भी लाइव्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो बेसिक यूनिट है दैट इज कॉल्ड एज द सेल. जिस तरह जिस बिल्डिंग में हम खड़े हुए हैं, इस बिल्डिंग का जो बेसिक यूनिट है दैट इज ब्लॉक्स एंड ब्रिक्स. अगर ब्लॉक्स या ब्रिक्स नहीं होंगे तो याद रखिएगा ये बिल्डिंग तैयार नहीं होगी. इसी तरह जब किसी भी लिविंग सिस्टम में या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास सेल नहीं होगा या वो सेल कंटेन नहीं करेगा तो याद रखिएगा कि हम लाइफ नहीं कहेंगे, वो लाइफ वजूद में नहीं आ सकती. इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चर वाइज एज वेल एज फंक्शन वाइज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का नाम देते हैं. और सेल को जब हम बात करते हैं डिस्कवरी वाइज तो याद रखिएगा सबसे पहले जब हम सेल डिस्कवरी की बात करते हैं तो सबसे पहले 1665 में साइंटिस्ट नेम वाज रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने जो सेल डिस्कवर किया था दैट वाज द कॉर्क सेल. इसे हम क्या नाम देते हैं? कॉर्क सेल का नाम देते हैं. इसने कॉर्क सेल डिस्कवर किया बट दैट वाज, याद रखिएगा, डेड सेल्स, जिससे हम डेड सेल की बात का नाम देते हैं. कॉर्क सेल को सबसे पहले डिस्कवर किया था मिस्टर रॉबर्ट हुक ने 1665 में. अब इसी में अगर हम बात करें तो जो लाइव सेल है दैट वाज डेड सेल, लेकिन जो लाइव सेल सबसे पहले डिस्कवर हुआ था वो था बैक्टीरियल सेल, जिसे एंथोनी वॉन लेवनहुक ने. लाइव सेल कौन सा सेल था? बैक्टीरियल सेल, जिसे साइंटिस्ट नेम वाज एंथोनी वॉन लेवनहुक. वॉन लेवनहुक 1676 में एक ड्रॉप ऑफ वाटर से एक मिंगलर लाइफ डिस्कवर की थी एंथोनी वॉन लेवनहुक ने, जिसे बाद में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के साइंटिस्टों ने एज अ बैक्टीरिया कॉल किया. इट मीन्स जो सबसे फर्स्ट लिविंग सेल था दैट वाज बैक्टीरियल सेल. लेकिन जो सेल को डिस्कवर किया गया दैट वाज बाय रॉबर्ट हुक इन 1665. इसे कॉर्क सेल का नाम देते हैं एंड दैट वाज द डेड सेल. एंड कॉर्क सेल वाज द प्लांट सेल एंड कॉल्ड एज द डेड सेल. लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्कवरी के बाद नंबर ऑफ साइंटिस्टों ने सेल पर काम किया. कुछ साइंटिस्टों ने प्लांट सेल पर काम किया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ सेल. बहुत सारे साइंटिस्टों ने एनिमल सेल पे काम किया और बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक डेड सेल्स या डिजीज सेल पर काम किया, जिनमें 3 बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने एक जनरलाइजेशन दी थी जिसे हम नाम देते हैं सेल थ्योरी. तो सेल थ्योरी जो है इसमें 3 बड़े साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन था, जिनमें जो साइंटिस्ट थे उनमें नंबर 1 पे दी
Tudor Schiavone, then Sheldon, then Rudolf Virchow। याद रखिएगा, जो शेवॉन था दैट वाज जूलॉजिस्ट, जिसने एनिमल सेल पे काम किया। जो शेल्डन था दैट वाज बॉटनिस्ट, जिसने प्लांट सेल्स पर काम किया। और रुडोल्फ विर्चू वाज द पैथोलॉजिस्ट, जिसने किस पर काम किया था? जिसने काम किया डिजीज सेल पर, जिसे पस सेल कहते हैं। अब शेवॉन 1839, 1838 and 59 50s में काम हुआ था। अब पैथोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, इन तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर एक जनरलाइजेशन तैयार की जिसके पास्चुलेट्स थे, जिसको हम कहते हैं पास्चुलेट्स। और पास्चुलेट्स तो बेसिक पास्चुलेट्स हैं जो आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं। इन पास्चुलेट्स में सबसे पहले पास्चुलेट जो था, ऑल लिविंग बीइंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जो पीछे हम बात कर चुके हैं कि जितने भी जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। एंड सेल इज द structural and functional unit of life, or we can say that living organisms or living beings। जितने भी living beings हैं, जितनी भी lives हैं, इनका basic unit cell है। और थर्ड postulate था, all cells arise from the प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स। कौन से सेल्स? जितने भी प्री-एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उनसे ही वजूद में आते हैं न्यू सेल्स, बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। जब प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड होते हैं या मल्टीप्लाई होते हैं तो न्यू सेल वजूद में आते हैं। ये थर्ड पास्चुलेट ऐड किया था। द साइंटिस्ट नेम वाज रुडोल्फ विर्चू, ही वाज पैथोलॉजिस्ट, और इसने काम किया था पस सेल पर। और ये बताया कि जितने भी सेल हैं वो पहले से मौजूद सेल ही से वजूद में आते हैं। और ये दो जो ऊपर वाले पास्चुलेट्स थे दैट वाज गिवन बाय दीज टू साइंटिस्ट, थियोडर शेवॉन एंड शेल्डन। ही वाज बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट, एंड दीज आर द पास्चुलेट्स ऑफ पास्चुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। जब हम सेल थ्योरी की बात करते हैं और हम देख चुके हैं कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, और पहले से मौजूद सेल ही से सेल वजूद में आते हैं, तो याद रखिएगा कि सेल्स बेसिकली स्ट्रक्चर वाइज दो किस्म के होते हैं। अब सेल को हम क्लासीफाई करते हैं स्ट्रक्चरल कंपोनेंट वाइज। जो सेल्स की टाइप्स हैं वो या तो प्रोकैरियोटिक सेल होंगे या फिर यूकैरियोटिक सेल होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स या फिर यूकैरियोटिक सेल्स। याद रखिएगा, अगर थोड़ा सा हम इसका डिस्टिंग्विश देखें तो प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास ना तो न्यूक्लियस होगा, ओके, ना तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होंगे, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, और they are much smaller in size. They are 1 to 10 माइक्रोन तक होते हैं।
और इन केस ऑफ बैक्टीरिया, इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, याद रखिएगा देयर विल बी ट्रू न्यूक्लियस एज वेल एज मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं। और याद रखिएगा 1 to 100 माइक्रॉन्स तक इनकी साइज हो सकती है। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास बैक्टीरियल सेल, या फिर साइनोबैक्टीरियल सेल, इसे ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम देते हैं, जिन्हें हम नाम दे रहे होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इस तरह जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंगल सेल्स, एज वेल एज जो है वो प्रोटोजोन्स, जिन्हें यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का नाम देते हैं, या प्रोटोजोनल सेल्स। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज प्रोकैरियोटिक सेल के हवाले से कुछ फैक्ट्स थे। जैसा कि हम देखें इन केस ऑफ दिस इज द यूकैरियोटिक सेल, और हमने मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल की एग्जांपल यहाँ ली है, जिसके कंपोनेंट में सेल वॉल, देन द सेल मेम्ब्रेन, this is cell wall, this is cell membrane, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, this is cytoplasm, there is a nucleus, and there is membranous organelles of the cell, number of membranous organelles, ओके, साइटोप्लाज्म और मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स। ये हमारे पास 4 बड़े कंपोनेंट मौजूद होते हैं यूकैरियोटिक सेल के पास। एक सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, देन द साइटोप्लाज्म एंड देन द न्यूक्लियस। इसी के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो बेटा याद रखिएगा बैक्टीरियल सेल्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो दिस इज बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल में जो नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं इसमें याद रखिएगा सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसको न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमेटिन का नाम देते हैं, या बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो कि कॉन्डेंस डीएनए मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल कॉइल्ड फॉर्म में। साइटोप्लाज्म में बाकी सारे जो है वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होते, लेकिन इसमें राइबोसोम्स होते हैं, एज वेल एज मीजोसोम्स होते हैं। कुछ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती हैं जो कि नियर बाय दी इन्वेजिनेशन ऑफ मेम्ब्रेन होती है, इसे कहते हैं मीजोसोम्स। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर डिस्टिंग्विश देखा जाए तो न्यूक्लियस भी नहीं है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद है, साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल भी मौजूद है, और न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है। इट मींस न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड एक बाउंडिंग मेम्ब्रेन है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस कहलाएगा। अब देखें न्यूक्लियोइड या बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अराउंड किसी भी किस्म का कोई भी बाउंड्री वाल नहीं। जब बाउंड्री वाल नहीं है तो श्योर शॉर्ट सी बात है, हम इसको न्यूक्लियस नहीं कह सकते। अगर इस रूम की दीवारों को हटा दिया जाए तो ये रूम नहीं रहेगा। इसी तरह अगर न्यूक्लियर मटेरियल के अराउंड, जीनोमिक मटेरियल के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगी तो वो नहीं कहला सकता, उसको हम न्यूक्लियस का नाम नहीं देंगे। इसी तरह जब हम बात करते हैं सेल फ्रैक्शनेशन की, अब हम जब किसी भी सेल फ्रैक्शनेशन की बात करते हैं, जब हम किसी भी सेल के कंपोनेंट्स की स्टडी करना चाहते हैं या किसी भी सेल की जो कंपोनेंट्स की कंपोजिशन देखना चाहते हैं, बायोकेमिस्ट्री देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं? आइसोलेशन करते हैं। तो याद रखिएगा आइसोलेशन ऑफ सेल्यूलर कंपोनेंट्स टू डिटरमाइन the
biochemistry, या we can say that biochemical composition, or generally can say that composition. जब हम सेलुलर ऑर्गेनेल्स को सेल से अलग करते हैं, आइसोलेट करते हैं, टू डिटरमाइन द केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम द सेल एनवायरनमेंट, कंपोजिशन फ्रॉम सेल एनवायरनमेंट और फ्रॉम द सेल. अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक सेल मौजूद है और हम चाह रहे हैं कि इसके अंदर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनकी हम स्ट्रक्चरली स्टडी करें, उनकी कंपोजिशन को देखें, तो शॉर्ट सी बात है, हमें आइसोलेट करना पड़ेगा सेल एनवायरनमेंट से सेल के कंपोनेंट्स को. सेल के न्यूक्लियस करना चाहते हैं स्टडी अगर, या माइटोकॉन्ड्रिया या कोई भी कंपोनेंट, तो हम आइसोलेशन करेंगे. उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेल फ्रैक्शनेशन. ओके, और इसमें जो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है, इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी जो है वो ग्लास ट्यूब में हम लेते हैं होमोजेनाइजिंग फ्लूइड, इसे हम नाम देते हैं होमोजेनाइजर फ्लूइड है, जो कि सुपर कूल्ड फॉर्म में होता है. अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, सेल जो है इसे प्लेस करते हैं, वो एनिमल सेल है या प्लांट सेल, और फिर हम उसे स्पिनिंग मूवमेंट में लेकर आते हैं, स्पेसिफिक मूवमेंट देते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट देते हैं. स्पिनिंग मूवमेंट, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन. याद रखिएगा, सेंट्रीफ्यूगेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या दे रहे होते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट दे रहे होते हैं, या आप ये कह लें कि साइक्लिक मूवमेंट दे रहे होते हैं, जिसमें घुमा रहे होते हैं हम एक स्पेसिफिक मैनर में, स्पेसिफिक साइकिल्स में, विद स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी. तो होता क्या है कि जो सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, जो हैवी ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे बिकम सेटल डाउन, ये इस फ्लूइड के नीचे आकर जमा होना शुरू हो जाएंगे, लाइक द माइटोकॉन्ड्रिया, और वी कैन से दैट द गोल्जी बॉडीज, और बाकी भी ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे. इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं. क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन. जब सेडिमेंटेशन हो जाती है, बहुत सारे जो लाइटर, समवाट लाइटर एंड समवाट हैवी ऑर्गेनेल हैं, वो मिड में या फ्लो करना शुरू करते हैं, लाइक दैट सिंगल मेम्ब्रेनियस लाइसोसोम ZXYZ. लेकिन जो मेनली लाइटर मोस्ट ऑर्गेनेल्स होते हैं, दे आर फ्लोट्स ओवर द सरफेस. ये ओवर द सरफेस फ्लोट करना शुरू कर देंगे, यानी सेल के एनवायरनमेंट को छोड़ देते हैं. स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से बहुत सारे हैवी ऑर्गेनेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे. कुछ मिडल ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं और कुछ टॉप के ऊपर फ्लो कर रहे होते हैं, मींस अलग अलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं. तो अब हम इस एनवायरनमेंट से, इस फ्लूइड से अपटेक करके किसी भी सेल ऑर्गेनेल्स को हम उसकी कंपोजिशन, हम उसकी स्ट्रक्चर की स्टडी कर सकते हैं, उसकी स्पेशली बायोकेमिस्ट्री देख सकते हैं. तो इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, जब आइसोलेशन की, सेंट्रीफ्यूगेशन, और होमोजेनाइजर इस्तेमाल किया जाता है, होमोजेनाइजिंग फ्लूइड इस्तेमाल होता है, जिसमें जो है सुपर कूल्ड होते हैं बहुत सारे मटेरियल एंड आइंस, वाटर अलोंग विथ अदर कंपोनेंट्स. और जो मूवमेंट दी जाती है, स्पिनिंग मूवमेंट, उसको हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. और सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है कि सेल के कंपोनेंट्स सेल के एनवायरनमेंट से आइसोलेट होकर फ्लूइड के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर जो है वो सेटल डाउन होना शुरू होते हैं, और हमें आसानी से उन्हें पिकअप करते हुए केमिस्ट्री को डिटरमाइन कर सकेंगे. तो ये था जो है वो सेल फ्रैक्शनेशन. देन इन केस ऑफ, अब हम यहाँ माइक्रोस्कोप की स्टडी इसलिए नहीं करते और मैग्निफिकेशन वगैरह की या कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, कि यू विल बी लर्न दिस टॉपिक स्पेशली इन डिटेल, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन चैप्टर नंबर 10 फिजिक्स. और आपके फिजिक्स के हवाले से वहाँ से क्वेश्चन आते हैं. आपकी बायोलॉजी के हवाले से कोई भी एंटी टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन, या किसी भी किस्म का मेडिकल एंटी टेस्ट हो, उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे क्वेश्चन नहीं आता है अक्सर बात, इसलिए हम यहाँ इसको डिस्कस नहीं करेंगे. अब सेल फ्रैक्शनेशन हमने देखा, हमने जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल को कंपेयर करके देखा, हमने सेल थ्योरी की जनरलाइजेशन देखी, और फ्यू वर्ड्स अबाउट दी डिस्कवरी ऑफ सेल हमने देखा, और डेफिनेशन ऑफ द सेल को हमने डिस्कस किया. अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो
यूकैरियोटिक सेल है। अब इस चैप्टर के अंदर हम यूकैरियोटिक सेल को डिस्कस करेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स। अब इस चैप्टर में हमने यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जब हम यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हमारे पास, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन कंपोनेंट है, जो सेल है, दैट इज द प्लांट सेल। प्लांट सेल, जिसे मोस्ट कॉम्प्लेक्स सेल कहा जाता है। अब इस कॉम्प्लेक्स सेल को अगर हम देखें तो हमारे पास इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, अभी हमने डिस्कस किया कि आउटर मोस्ट कंपोनेंट जो है दैट वुड बी सेल वॉल। तो याद रखना, प्लांट सेल में आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है दैट इज द सेल वॉल, एंड द इनर वन membrane that is called as the सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसे जनरली मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि वी कॉल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। देन इनसाइड आते हैं तो देयर इज द साइटोप्लाज्म, जिसमें सेल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, एक जेली लाइक एरिया होता है। लेकिन प्लांट सेल में सेंटर के अंदर एक बड़ी सी स्ट्रक्चर होती है, जिसे हम कहते हैं स्टोरेज वैक्यूल, और जो न्यूक्लियस होता है वो नियर द पेरिफेरी ऑफ द मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कहां है? पेरिफेरी पर मौजूद है, ओके। और साइटोप्लाज्म वैक्यूल मौजूद है लार्जेस्ट फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड दी फूड स्टोरेज वैक्यूल, इसे हम स्टोरेज वैक्यूल का नाम देते हैं। देन बाउंडेड बाय दी, ये प्रोटोप्लाज्म बाउंड होता है मेम्ब्रेन से, दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो आउटर मोस्ट नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज द सेल वॉल। तो ये किसी भी कॉम्प्लेक्स सेल के, क्योंकि सेल देखें अगर प्लांट सेल है, इसी तरह अगर हम देखें इन केस ऑफ द एनिमल सेल, तो ये हमारे पास एक एनिमल सेल है। जनरली अगर देखा जाए तो एनिमल सेल के पास 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा साइटोप्लाज्म, एंड देन थर्ड वन दैट इज द न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स भी होंगे, जिसको हम सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, या साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, एज वेल एज साइटोसोल मौजूद है, जिसके अंदर ये फ्लोट कर रहे हैं। इस तरह साइटोसोल तो प्लांट सेल में भी होगा, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होंगे, लाइक दैट दी गोल्जी बॉडीज, लाइक दैट माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक दैट दी प्लास्टिड्स एंड द एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये साइटोप्लाज्मिक का, ये यूकैरियोटिक सेल। अब हमारे पास ये कौन सा सेल है? प्लांट सेल। ये कौन सा सेल है? एनिमल सेल। इसी तरह अगर हम यूकैरियोटिक सेल देखें तो हमारे पास फंगल सेल, आपने पढ़ा होगा कि दिस इज द फंगल सेल, जो कि मोस्टली मल्टीन्यूक्लिएटेड होता है। और फंगल सेल में भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल भी होंगे, मेम्ब्रेन भी होगी, और जो है वो न्यूक्लियस भी वेल डिफाइंड होगा। दिस इज दी सेल वॉल, जिसे फंगल सेल वॉल कहते हैं, जो कि कंपोजिशन वाइज समवॉट विल बी डिफरेंट फ्रॉम दी प्लांट्स, एज वेल एज दिस इज द साइटोप्लाज्म, and this is in the large numbers this prominent structure called as nucleus। तो अब ये हमारे पास तीनों जो टाइप्स हैं, या फिर किसी प्रोटोजोन की अगर हम बात करें तो हमारे पास
जो है वो अमीबा हम ले लेते हैं। ये हमारे पास दिस इज द प्रोटोजोन, ectoplasm, that is called also chromoplasm, then centroplasm, nucleus, this is cell membrane। अब आपने देखा ये सेल मेम्ब्रेन है। दिस रीजन कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर तमाम तर ऑर्गेनिल्स मौजूद होंगे। दिस इज द न्यूक्लियस। और आगे हम जब डिटेल में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएटेड साइटोप्लाज्म डिफरेंशिएटेड इनटू दी व्हाट the centroplasm as well as ectoplasm which is also called chromoplasm। जब हम जाएंगे प्रोकैरियोटिक के चैप्टर में तो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे उस पर। तो ये हमारे पास यूकैरियोटिक सेल थे। तो इस चैप्टर में अब हम जब मजीद आगे जाएंगे तो हमने कंपोनेंट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल को सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अलॉन्ग विद देयर ऑर्गेनेल्स डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर आगे प्रोसीड करेगा और एंड करेगा। हम कुछ MCQs देखते हैं रिगार्डिंग this lecture। You know very well the question number, the question is isolation of cellular components from cell for determination of the chemical, or we can say that biochemical composition that is called option A, the cellular fragmentation, B cell fractionation, C the cell configuration, D none of these। So we have discussed in this lecture the isolation of cellular component from the cell, that is termed as cell fractionation। So your answer B should be the correct। The genetic material, or we can say that the genomic material of prokaryotic cell, or we can say that bacterial cell, is called as A option, the nucleoid, B option bacterial chromatin, C option the bacterial chromosome, D option all of these। So we have discussed here the bacterial chromosome is also called as nucleoid, genetic material, bacterial chromatin, bacterial chromosome, or so these all should be the correct। So your answer should be D। Then the next is
the cell arise, or we can say that emerge from the pre-existing cells by their multiplication and division. This postulate was given by option A, Tudor Schiavone, B option Sheldon, C option Rudolf Virchow, D option Robert Hooke. So we have discussed in cell theory, the answer should be C, the Rudolf Virchow. Then the next question is, from the following which cytoplasmic organelle present in prokaryotic cell? Option A, the mitochondria, B, Golgi bodies, C, endoplasmic reticulum, D, ribosomes. So we have discussed in previous lecture, there will be no any membrane bonded organelles. तो हमारे पास A माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, B गोल्जी बॉडीज मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, C एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बॉन्डेड है, तो D जो हमारा ऑप्शन है दैट इज राइबोसोम, और राइबोसोम मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल नहीं होते, इसलिए ये ऑल टाइप ऑफ सेल में होते हैं. तो सो ऑलरेडी they are present in prokaryotic cell, every type of prokaryotic cell. So your answer should be the D. This is about your lecture. Inshallah, in the next lecture we will discuss about the cell wall in case of plant. Thanks.